ट्वेल्थ केमिस्ट्री में आज हम यूनिट 9 का भाग 2 लेकर आए हैं। उपसंयोजी यौगिक पाठ में से उपसंयोजी यौगिक का रसायन भाग 2। पहले पार्ट में हमने देखा उपसंयोजी यौगिक क्या है, संकुल क्या है, लिगेंड क्या है, लिगेंड के प्रकार देखे और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अर्थात उपसंयोजी यौगिक या संकुलों का नामकरण देखा। आज हम इसमें जो पढ़ने जा रहे हैं संयोजकता बंध सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या होता है, देखते हैं डी कक्षकों का विपाटन कैसे होता है और संकुलों में रंग किस प्रकार के होते हैं, रंगीन होते हैं कि रंगहीन होते हैं, और इनके चुंबकीय गुणों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखें उपसंयोजी यौगिकों में आबंध सिद्धांत। तो 5 प्रकार के आबंध सिद्धांत दिया गया है। इसमें एक है बर्नर का सिद्धांत, दूसरा संयोजकता बंध सिद्धांत, तीसरा क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत, चौथा लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत और पांचवा आणविक कक्षक सिद्धांत। तो मुख्यतः 3 सिद्धांत आपके सिलेबस में है, पहला, दूसरा और तीसरा। आइए सबसे पहले देखते हैं हम बर्नर सिद्धांत। 1898 में बर्नर द्वारा दिया गया। इनके अनुसार बोला गया कि उपसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु की 2 प्रकार की संयोजकता होती है। पहला प्राथमिक संयोजकता, जिसको आयनिक संयोजकता के नाम से हम जानते हैं, वो आयन की संख्या बताता है, और दूसरा द्वितीयक संयोजकता, अनायनिक संयोजकता होता है। ये जो प्राथमिक संयोजकता है इसको ठोस लाइन से प्रदर्शित किया जाता है और द्वितीयक संयोजकता को डॉटेड लाइन से इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। प्राथमिक संयोजकता ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता उदासीन अणु और ऋण आयन द्वारा संतुष्ट होती है। देखिए, प्राथमिक संयोजकता हमेशा ऋण आयन द्वारा संतुष्ट होंगे, जबकि द्वितीयक संयोजकता उदासीन अणु या ऋण आयन द्वारा संतुष्ट होती है। प्राथमिक संयोजकता केंद्रीय धातु आयन के ऑक्सीकरण अंक को और द्वितीयक संयोजकता केंद्रीय धातु परमाणु की उपसंयोजकता को व्यक्त करती है। प्राथमिक संयोजकता से जुड़े परमाणु को ठोस लाइन से, यहाँ पे उल्टा हो गया, ये ठोस लाइन से होगा, जबकि द्वितीयक संयोजकता से जुड़े समूहों को डॉटेड लाइन से प्रदर्शित की जाती है। धातु की द्वितीयक संयोजकता से जुड़े समूह एक विशेष ज्यामिति का निर्माण करते हैं। जैसे उपसंयोजन संख्या अगर 6 आए तो उसकी ज्यामिति अष्टफलकी होगी। ठीक है, तो धातु की द्वितीयक संयोजकता, जिसको हम उपसंयोजन संख्या बोलते हैं, उसकी संख्या जो है एक विशेष ज्यामिति को भी निर्माण करती है संकुल के। तो अगर उपसंयोजन संख्या 6 है तो ज्यामिति उसकी अष्टफलकी होगी, और उपसंयोजन संख्या 4 हो तो ज्यामिति चतुष्फलकी या वर्ग समतलीय होगी। ये देखिए संरचना है ना, यह आप जो है संरचना जो है देख सकते हैं यहाँ पे। तो प्राथमिक संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। ये जो है प्राथमिक संयोजकता के लिए हम इसको ले लें, ठोस लाइन ले लें, और द्वितीयक संयोजकता को डॉटेड लाइन करेंगे। यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया, ये डॉटेड लाइन करिए द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता मतलब जो लिगेंड की संयोजकता बता रहा है, लिगेंड की संख्या को बताता रहा है, उपसंयोजन संख्या को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है उसको आप जो है ठोस लाइन कर लो। ये जो डॉटेड लाइन है और डॉटेड और ठोस लाइन वाला जो है और डॉटेड लाइन में कर लेंगे। बर्नर सिद्धांत की इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या अब सीजी कौलारी द्वारा 1923 में दिया गया। तो इन्होंने एक प्रभावी परमाणु संख्या के बारे में बताया। तो क्या बोलते हैं कि एक संकुल के केंद्रीय धातु आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रभावी परमाणु संख्या कहलाती है, और इसे En संख्या या धातु परमाणु की निकटतम उत्कृष्ट गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। मतलब उत्कृष्ट गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर होगी। तो इसका हम सूत्र होता है प्रभावी परमाणु संख्या बराबर परमाणु क्रमांक ऋण त्यागे के इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, और ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या का योग होता है ना। परमाणु संख्या में घटा देंगे उसको। तो जैसे यहाँ पे हेक्सासाइनोफेरेट 2 आयन का आप देखोगे यहाँ पे, तो क्या होगा, ये जो है 2- है ना, तो यहाँ पे जो है ये जो आयरन है
इसका परमाणु क्रमांक होता है 26 लिए हमने, ये परमाणु क्रमांक। त्यागे गए इलेक्ट्रॉन बोलता है तो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो मान रख दिए, -2 हो गया, ये माइनस त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, और प्लस चिन्ह है तो प्लस। अब ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो यहाँ पे जो है 6 लिगेंड है, क्योंकि एक लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन युग्म देता है तो 6 का गुणा 2 से कर देंगे, तो इसी को 2 गुणित 6 किए हैं और हल करेंगे इसको तो आ जाएगा 36, जो कि उत्कृष्ट गैस के परमाणु संख्या के बराबर होती है। इस नोट है, इस नियम के अनुसार एक धातु आयन इतनी संख्या में बंध बनाता है जिससे कि संकुल में उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके आवर्तक अक्रिय गैस के परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाए, जो कि हमको इसमें देखने के लिए मिला है ना। कुछ संकुलों में प्रभावी परमाणु संख्या हो गया, उत्कृष्ट गैस के परमाणु संख्या से 1 या 2 कम हो सकती है, कुछ विशेष परिस्थिति में 1 या 2 कम हो सकती है कुछ संकुल में। अब देखते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। तो पॉलिंग और स्लेटर द्वारा 1931 में दिया गया। इनके अनुसार सर्वप्रथम केंद्रीय धातु परमाणु अपने ऑक्सीकरण अवस्था की बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। जितना ऑक्सीकरण अवस्था होगा उसके बराबर इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बनाएगा। फिर केंद्रीय धातु परमाणु आयन अपनी उपसंयोजन संख्या के बराबर संख्या में लिगेंड के लिए रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है, और जितना उपसंयोजन संख्या रहता है उतनी ही संख्या में लिगेंड के लिए केंद्रीय धातु परमाणु अपना कक्षक जो है उपलब्ध कराता है, वो भी रिक्त कक्षक होगा। फिर रिक्त कक्षक आपस में मिलकर रिक्त संकर कक्षक बनाते हैं जिनमें लिगेंड अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। अब रिक्त कक्षक आपस में मिलते हैं और रिक्त संकर कक्षक बनाते हैं जिसमें लिगेंड अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को देते हैं, और इस तरह से आप प्रदर्शित किया गया है, आप समझ सकते हैं लिगेंड जो है दे रहा है मेटल आयन को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, असभाजित इलेक्ट्रॉन को जो है उन्होंने साझा किया उसके साथ। अब संकरण में जब इसमें और है, संकरण में जब आंतरिक डी कक्षक या उपांत डी कक्षक या अंदर का डी कक्षक बोलते हैं भाग लेता है तो D2sp3 संकरण होता है, इसको याद रखेंगे। और बना संकुल को आंतरिक कक्षक संकुल बोलेंगे क्योंकि आंतरिक डी कक्षक इसमें भाग ले रहा है, और ये निम्न चक्रण संकुल होते हैं। क्या होते हैं? निम्न चक्रण संकुल होते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है यहाँ पे हेक्सासाइनोफेरेट 2 आयन का, फिर हेक्सा एमीन क्रोमियम और आयन का। ठीक है, अब आइए समझ लेते हैं हम इसको। देखिए ये जो है निम्न चक्रण आंतरिक कक्षक संकुल भाग लेंगे। कहने का मतलब मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन रहता, पहले ये जो इलेक्ट्रॉन था इधर इधर रहते, ये जो पेयरिंग दिख रहा है, तो ये क्या होता है प्रबल लिगेंड के प्रभाव से ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ था यहाँ इस कक्षक में आ गया, इसका वाला इस कक्षक में आ गया। कहने का मतलब जो है केंद्रीय धातु जो है रिक्त डी ऑर्बिटल उपलब्ध करा रहा है। तो यहाँ पे देखिए अंदर का डी ऑर्बिटल 2 ठो, एक एस ऑर्बिटल बाहर से और पी ऑर्बिटल बाहर से, ये p3, तो इसीलिए D2sp3 संकरण होता है। मतलब ये कहने का मतलब ये है आंतरिक डी कक्षक जब भाग लेगा तो D2sp3 संकरण होगा, लेकिन इसके विपरीत जब संकरण में बाह्य डी कक्षक भाग लेगा बाह्य तो sp3d संकरण होगा, और जिससे बने संकुल को बाह्य कक्षक संकुल कहते हैं, या इसको उच्च चक्रण संकुल या चक्रण मुक्त संकुल कहा जाता है। आपको ये चित्र से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए इसमें देखिए आंतरिक 3D भाग नहीं ले रहा है, बाह्यतम का 4D वाला भाग ले रहा है। यहाँ पे 2 कक्षक भाग ले रहा है इसका, तो एक S 3P और 2D, तो ये हो गया sp3d2 संकरण। तो आप इसको भी समझ गए होंगे, आंतरिक कक्षक और बाह्य कक्षक संकुल। आंतरिक कक्षक संकुल नाम से पता चल रहा है आंतरिक डी कक्षक भाग लेगा संकरण में, और बाह्य कक्षक संकुल में डी कक्षक बाह्य वाला डी कक्षक जो है संकरण में भाग लेता है। ये इसका उदाहरण है हेक्सा एक्वो आयरन 3 आयन, ठीक है। और इसका जो है हेक्सा फ्लोरो फेरेट 3 आयन, यहाँ भी इसका चूंकि ऋणात्मक है तो 8 जुड़ता है ना, तो इसको हेक्सासाइनोफेरेट 2 आयन बोल सकते हैं। और इसका जो है हेक्सा एमीन क्रोमियम 4 आयन, क्रोमेट
है ना, इसका फेरेट, खैर आईपीसी नाम में आप पढ़े हो, आप वहां पे क्लियर हो जाएगा। इन कक्षकों में युग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो प्रतिचुंबकीय होगा। अगर देखिए 3D कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इस स्थिति आएगा युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो ये प्रतिचुंबकीय होगा। लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो अनुचुंबकीय होगा, हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इन दोनों कक्षक में, तो ये इसी स्थिति में जो है संकुल क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। चुंबकीय आघूर्ण का मान निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं आप। एन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये सूत्र है म्यू बराबर √n × n+2। n जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है और म्यू जो है चुंबकीय आघूर्ण होता है। संयोजकता बल सिद्धांत के आधार पर ज्यामिति 2 प्रकार की होती है। अगर उपसंयोजन संख्या 6 हो तो ज्यामिति अष्टफलकी होगा, ठीक है। अगर उपसंयोजन संख्या 4 हो तो ज्यामिति या तो चतुष्फलकी होगी या वर्ग समतली होगी। तो संयोजकता बल के सिद्धांत में उपसंयोजन संख्या के आधार पर ज्यामिति को स्पष्ट किया जाता है। संकुल निर्माण में धातु आयन का संकरण लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। धातु आयन का संकरण लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करेगा, अर्थात लिगेंड 2 प्रकार का होता है ना, प्रबल लिगेंड, दुर्बल लिगेंड। तो प्रबल लिगेंड अगर होगा तो प्रबल लिगेंड के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के विपरीत भी युग्मित हो जाते हैं, जो कि हमने आंतरिक कक्षक संकुल में देखा। उसमें पहले जो है युग्मित होंगे। अब आता है संयोजकता बंध सिद्धांत के दोष। धातु आयन की प्रकृति पर अधिक ध्यान दिया गया, लिगेंड पर नहीं। दूसरा, रंग और स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया, केवल चुंबकीय गुण को बताया और ज्यामिति को बताया। 4 उपसंयोजी संख्या वाले यौगिकों की ज्यामिति को स्पष्ट नहीं कर पाया, फिर भी उसमें केवल अष्टफलकी की व्याख्या कर पाया। अनुमान आधारित है यह, और देख रहे हैं इस प्रकार से कुछ दिया गया है। उपसंयोजकता 4 वाले की बात करें हम और 6 वाले की बात करें इसके आधार पर, ठीक है। तो ये संकरण का विभिन्न प्रकार है। तो 4 वाले का चतुष्फलकीय या चतुर्भुजाकार होता है और 6 का अष्टफलकीय, अष्टफलकी हो गया, यह जोड़ देना इसमें, ये हो जाएगा अष्टफलकीय आकृति जो होती है, ठीक है। अष्टफलकीय मतलब एक जो है नीचे साइड भी रहेगा इसमें, 1 2 3 4, ये हो गया एक, ये हमारा जो है, ठीक है। और इसमें कुछ उदाहरण दिया कि आप देख सकते हैं, इसको बुक में है और विस्तार से वहां अच्छे से देख लीजिए। संयोजकता बल सिद्धांत के उदाहरण देखा, टेट्रा कार्बोनिल निकल का निर्माण जब हम बात करते हैं तो किस प्रकार से होता है, देखिए निकल परमाणु है ना, और इसके जो है 3D ऑर्बिटल में इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 4 6 8, मतलब 3D कितना है, 8 है। और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है निकल परमाणु में, और 4p रिक्त है। ये जो है सामान्य अवस्था की बात है। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो कार्बोनिल है, ये लिगेंड है, तो उसके प्रभाव में क्या होता है, यहां पर जो डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन है इसमें आ जाएगा, युग्मित हो जाएगा कार्बोनिल के प्रभाव से, लिगेंड के प्रभाव से, तो ये युग्मित हो गया। कहने का मतलब ये कक्षक रिक्त हो गया। अब ये रिक्त कक्षक हुआ तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है 4s का यहाँ आ गया, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ आ गया, और दूसरा वाला यहाँ आ गया, है ना। और उसमें फिर संकरण होता है, तो बचा क्या, s और p ऑर्बिटल जो बचा है, तो sp बचा। तो निकल में कौन सा संकरण होगा, sp3 संकरण होगा। एक s और 3p कक्षक आपस में मिलकर के sp3 संकरण का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से sp3 संकर कक्षक का निर्माण होता है। तो इसमें 4 जो है, ये जो कक्षक है sp3 कक्षक से संकर कक्षक रिक्त हैं। तो यहाँ पे अब आता है कार्बोनिल जो लिगेंड है ना, इस हाथ पे टेट्रा निकल कार्बोनिल बन रहा है, तो संकरित कक्षक बन रहा है उसका। तो ये 4 जो है कार्बोनिल का, यहाँ पे कार्बोनिल जो आके जुड़ते हैं और इनका जो है कार्बोनिल का जो है इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ पे बताया गया है। तो इस प्रकार से कार्बोनिल लिगेंड से 4 इलेक्ट्रॉन युग्म जो है इस प्राप्त हो जाता है।
और इसकी जो संरचना होगी, आप देख रहे हैं ये जो संरचना दिखाई दे रहा है चतुष्फलकीय होती है। और चतुष्फलकीय संरचना में जानते हो बंद कोण 109°28' होता है। तो ज्यामिति चतुष्फलकीय बंद कोण चतुष्फलकीय है तो 120 अंश नहीं 109 अंश होगा। चुंबकीय गुण प्रतिचुंबकीय होगा, संकरण sp3 संकरण होगा। इस प्रकार से जो उदाहरण है और अन्य यौगिक बन सकते हैं, संकर यौगिक है ना, ये जो है इनका अन्य उदाहरण है। अब एक प्रश्न है, संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि वर्ग समतलीय संरचना वाले निकल टेट्रासाइनाइड आयन प्रतिचुंबकीय है तथा चतुष्फलकीय ज्यामिति वाले निकल टेट्राक्लोराइड आयन अनुचुंबकीय है, क्यों? तो इसका समझाने के लिए देखिए, निकल का परमाणु क्रमांक 28 है। निकल और Na2+ की अवस्था के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से है। देखिए निकल में हम देख रहे हैं 3D में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2+ आयन बना रहा है तो 2+ आयन है तो 4s का दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो हमारे पास बचा 3D में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन बचा। अब होता क्या है इसमें, ये जो साइनाइड आयन आ रहा है, साइनाइड लिगेंड आ रहा है, तो साइनाइड लिगेंड के प्रभाव में ये जो Na2+ वाला कक्षक का इलेक्ट्रॉन है, अंतिम वाला डी कक्षक का, इस पूर्व वाले में आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखिए युग्मित दिखाया गया है और एक कक्षक रिक्त हो जाएगा। ये वाला कक्षक रिक्त हो जाता है ना, तो ये कक्षक रिक्त हो जाता है। तो रिक्त होने के कारण क्या होता है, इसमें डी ऑर्बिटल रिक्त है तो 4 साइनाइड लिगेंड आते हैं, तो एक डी कक्षक और एक एस और पी का 2 कक्षक, इस प्रकार से संकरण होगा। DsP2 संकरण होता है। और ये जो आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं यहाँ पे जोड़ा में, ये सब साइनाइड के हैं। अब इसकी चुंबकीय गुण की व्याख्या करें हम NiCN4 का, तो संकुल आयन के डी उपकोष में युग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए प्रति चुंबकीय होगा, है ना। देखिए पूरा जो है युग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए प्रति चुंबकीय होगा। अब दूसरा उदाहरण देखें क्लोराइड वाला में, है ना। तो क्लोरो वाला में देखते हैं, एक क्लोराइड जो है दुर्बल लिगेंड है, तो दुर्बल लिगेंड होने के कारण यहाँ जो है डी कक्षक का इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं हो पाता, माने इस कक्षक का यहाँ पे नहीं आ पाता इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए युग्मित दिखाया गया है, तो यहाँ पे रिक्त डी ऑर्बिटल होता है एस का 1 और पी का 3। यहाँ पे sp3 संकरण होगा, तो देखिए 4 जो है क्लोरो लिगेंड आ गया है और यहाँ पे भी जो है इलेक्ट्रॉन भरेंगे इस प्रकार से ए। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें देख रहे हैं हम लोग, डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है। इस कारण ये जो अनुचुंबकीय होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसकी चुंबकीय व्यवहार की बात करें तो निकल टेट्राक्लोराइड के डी उपकोष में युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं इसलिए अनुचुंबकीय होगा। अब समझाइए कि हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 आयन एक आंतरिक कक्षक संकुल है, जबकि 2+ आयन इस चीज का निकल माने हेक्साएमीन निकल 2+ आयन एक बाह्य कक्षक संकुल है। तो आप समझ सकते हो, आंतरिक कक्षक संकुल में हम पढ़े हैं कि अगर आंतरिक डी उपकोष या डी कक्षक संकरण में भाग लेता है तो आंतरिक कक्षक होगा, और बाह्य कक्षक जब भाग लेता है तो वो जो है बाह्य कक्षक संकुल होता है। तो डी उस आधार पर आप समझ सकते हैं इसको। तो हम देखते हैं उत्तर इसका। अमोनिया की उपस्थिति में कोबाल्ट के 3D इलेक्ट्रॉन युग्मित होकर तो रिक्त डी कक्षक छोड़ देते हैं, जिससे कोबाल्ट में जो है कोबाल्ट हेक्साएमीन की स्थिति में आंतरिक कक्षक संकुल बनाने वाला D2sp3 संकरण में सम्मिलित हो जाता है ना। ये देख सकते हैं आप 3D इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो है ये जो 2 इलेक्ट्रॉन था यहाँ और यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके युग्मित हो गया, एक यहाँ युग्मित हो गया। तो यहाँ पे आपको डी का 2 रिक्त ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है, डी ऑर्बिटल जो है, तो D2sp3 संकरण होता है। और
निकल हेक्सामिन 2 आयन में की बात करें हम तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक, इसका जो उसे विन्यास 28 है ना, तो इसमें बाह्य कक्षक संकुल बनाने वाले sp3d संकरण में सम्मिलित होता है। अर्थात ये देखिए यहाँ का जो है ये युग्मित नहीं हो पाता है, ये यहाँ पे होता, ये इसका युग्मित होता, तो युग्मित नहीं होता। डी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है सेम रहते हैं, अपने जगह को नहीं छोड़ते हैं, इसलिए यहाँ पे बाह्य कक्षक का d ऑर्बिटल जो संकरण में भाग ले रहा है, इसलिए यहाँ पे sp3d2 संकरण होता है। अब एक है वर्ग समतलीय टेट्रासाइनो प्लेटिनेट 2 आयन में, प्लेटिनेट है ना नेगेटिव है, तो युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। तो प्लेटिनम का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5d96s1 है, अतः प्लेटिनम 2 आयन का विन्यास d8 होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा, इसका एक और इसका एक है ना, +2 ऑक्सीकरण अवस्था है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं आप, तो ये 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे, और ये जो है लिगेंड के प्रभाव से यहाँ पे आ गया, इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गया। अब इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गया तो इस स्थिति में हम देखते हैं इसमें dsp2 संकरण हो रहा है, एक d s और p का 2 यहाँ तक, ये dsp2 संकरण होता है। तो 5d में युग्मित इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, पूरा पूरा युग्मित हो गया। युग्मित होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे जो है बोलता है कि युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए प्रश्न में, तो युग्मित इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 हो जाएगी। और चुंबकीय गुण की बात करेंगे तो ये तो प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, क्योंकि डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन युग्मित है। अब आता है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, और इसमें देखेंगे स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी भी। तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत सेफ्टी क्या है, तो केंद्रीय धातु को आयन तथा लिगेंड को बिंदु आवेश माना गया है। इसमें क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में केंद्रीय धातु को आयन बोला गया है और लिगेंड को बिंदु आवेश माना जाता है। धातु और लिगेंड के मध्य आयनिक बंध होता है बोला जाता है यहाँ पे, जबकि इसके पूर्व हम पढ़ रहे थे धातु और लिगेंड के मध्य उपसंयोजक बंध होता है, लेकिन क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत बोलता है आयनिक बंध होता है। और धातु के डी कक्षक समभ्रंशी होते हैं, समान ऊर्जा वाले होते हैं, लेकिन जब लिगेंड आ जाती है उसमें, तो लिगेंड की प्रभाव से समभ्रंशी कक्षक में या डी कक्षक में प्रतिकर्षण उत्पन्न हो जाता है जैसे ही लिगेंड आता है, क्योंकि लिगेंड के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा तो व्हिस्पर थ्योरी में आप लोग पढ़े हो 11वीं में, प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण उत्पन्न होने के कारण डी कक्षक 2 भागों में टूट जाता है, जिसको हम डी कक्षक का विपाटन बोलते हैं। और डी कक्षक का विपाटन जो है 2 भाग में जो बट रहा है वो T2G और EG कक्षक में हो जाता है, और दोनों के बीच के ऊर्जा अंतर को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा या CFSE बोलते हैं। जो टूटता है तो उनमें अलग अलग ऊर्जा आता है, तो उन दोनों की ऊर्जा के अंतर को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहा जाता है। कहने का मतलब है 5 जो डी कक्षक था T2G और EG कक्षक में बट जाता है। T2G में 3 कक्षक आते हैं और EG में 2 कक्षक होते हैं। ये देखिए T2G में dxy dyz dzx होंगे और EG में dx वर्ग y वर्ग dz वर्ग कक्षक होते हैं। समन्वय संख्या के आधार पर क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को 2 भाग में बांटा गया है। पहला अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र में विपाटन, और दूसरा चतुष्फलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र में विपाटन। मतलब 2 सिद्धांत के आधार पर देखिए डी कक्षक 2 भागों में तो टूट रहा है, T2G और EG में। T2G में 3 सेट है ऑर्बिटल का और EG में 2 सेट है, लेकिन समन्वय संख्या के आधार पर बांटा गया इसको 2 भागों में, और अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय ज्यामिति के आधार पर लिया गया इसको, है ना। तो क्रिस्टल क्षेत्र में जो विपाटन होता है इस प्रकार से होता है। तो ये देखिए पहले हम देखते हैं अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र में विपाटन होता है। तो मुक्त धातु आयन इस प्रकार से डी कक्षक रहता है, आप देखते हैं। अब एक डी कक्षक है और इस डी कक्षक में धातु आयन का है, जैसे ही लिगेंड आएगा इनमें, इन डी कक्षक में, तो लिगेंड आएगा तो इस प्रकार से जो है 5 जो है समभ्रंशी नहीं रह सकते, एक समान ऊर्जा वाला नहीं रह सकते। इस प्रकार से देख रहे हैं, पहला T2G में बच गया और EG में। तो T2G में 3 कक्षक आ गया dxy dyz dzx, और EG में 2 कक्षक आ गया dx वर्ग y वर्ग और dz वर्ग, और इनका ऊर्जा का मान भी दिया है। देखिए T2G में 2/5 और 3/5 जो है EG में, तो ये इनका जो है ऊर्जा का अंतर है, यही ऊर्जा अंतर CFSE कहलाता है।
और समझ लें इसको, अष्टफलकी संकुल में समन्वय संख्या 6 होती है, जिसमें केंद्रीय धातु 6 लिगेंडों से घिरी होती है। इनमें प्रतिकर्षण के कारण विपाटन से T2G निम्न ऊर्जा और EG उच्च ऊर्जा वाला कक्षक बनता है। T2G नीचे है तो कम ऊर्जा वाला है ना। देखिए इस प्रकार से, तो ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम है, यहाँ पे देखिए प्रदर्शित किया गया है। तो T2G का ऊर्जा कम होता है, EG का ऊर्जा यहाँ पे अधिक होता है। और ये बेरी सेंटर है उसका, मध्य वाला ऊर्जा का जो सेंटर है उसको बेरी सेंटर बोलते हैं, जिसको डेल्टा 0 से प्रदर्शित करते हैं। इन दिनों के अंतर को यहाँ पर से मान निकलता है इसका। समन्वय संख्या देखिए, अष्टफलकी संकुल में 6 डी कक्षा का विपाटन का विस्तार करना था, 6 समन्वय संख्या वाले ज्यामिति अष्टफलकी होगी। और इसमें प्रबल लिगेंड की उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं और निम्न चक्रण वाले कहलाते हैं। निम्न चक्रण वाले कहलाते हैं, कहने का मतलब इसमें है जब इलेक्ट्रॉन भरेगा ना, पहले DXY में भरेगा एक, फिर ये दूसरा भरेगा, ये तीसरा भरेगा, फिर चौथा भी इसी में भरेगा, पांचवा भी इसी में, छठवां भी इसी में। इसमें भरने के बाद भी जो है अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा ये 7वां, फिर 8वां, इसी प्रकार से फिर 9वां, फिर 10वां EG में। तो ये निम्न चक्रण वाला है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं। ये प्रबल लिगेंड के प्रभाव के कारण है। प्रबल लिगेंड हम आगे पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा प्रबल लिगेंड है, कौन कौन सा दुर्बल लिगेंड है ना। और यहाँ पे नोट लिख भी दिया गया है, प्रबल लिगेंड होने पर चौथा इलेक्ट्रॉन T2G कक्षक में भरता है। मैं जो बोल रहा था ना, 1 2 3 भरेगा, लेकिन चौथा भी इसी में, पांचवां भी इसमें, छठवां इसी में, 7वां से इसमें आएगा, है ना, 7वां से 10वां EG में जाएगा। तो प्रबल लिगेंड के कारण है। लेकिन अगर दुर्बल लिगेंड हो जाएगा तो दुर्बल लिगेंड होने पर चौथा इलेक्ट्रॉन EG कक्षक में भरेगा। ये भी याद रखना आप। मान लो दुर्बल लिगेंड है तो क्या होगा, पहला इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन, अब चौथा यहां जाएगा, पांचवा यहां आएगा, छठवां इसमें आएगा, फिर T2G में, 7वां 8वां, फिर 9वां 10वां। तो ये चीज आपको याद रखना, लिगेंड प्रबल और दुर्बल को पहचानना होगा, आगे मैं बताऊंगा, पहचान लेना। फिर तो प्रबल लिगेंड होगा तो T2G कक्षक जो है पहले भरेगा, उसी में युग्मन होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा। लेकिन दुर्बल लिगेंड होगा तो क्रमशः T2G से EG में इलेक्ट्रॉन एक एक हो जाएंगे, उसके बाद भरेंगे। ह्यून के नियम का पालन करेगा दुर्बल लिगेंड होगा तो। चतुष्फलकी संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, इसमें देखिए चतुष्फलकी में क्या होता है, मुक्त धातु आयन है, जैसे लिगेंड आया तो ये फिर दो भाग में बढ़ गया, तो यहाँ पे कम ऊर्जा वाला EG कक्षक होता है। EG दो जो कक्षक था EG में 2 सेट रहता है कक्षक का, नीचे आ जाता है DX वर्ग, Y वर्ग, DZ वर्ग, इसमें ऊर्जा कम हो जाती है, T2G का ऊर्जा अधिक होगा। और इसमें भी इलेक्ट्रॉन भरने का उसी प्रकार से नियम चलेगा, पहले EG, प्रबल लिगेंड होगा तो EG में पहला, ये दूसरा, फिर यहाँ तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा इसमें जाएगा प्रबल लिगेंड में, है ना। अगर दुर्बल लिगेंड होगा तो क्या होगा, हून के नियम का पालन करेगा, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इलेक्ट्रॉन फिर रिपीट होगा। तो इस चीज को याद रखना, प्रबल लिगेंड में युग्मन हो जाता है ना, और दुर्बल लिगेंड जो है उनके नियम का पालन करते हुए इलेक्ट्रॉन का भराव करता है। अब चतुष्फलकी संकुल का यौगिकों में डी कक्षकों का विपाटन, हाँ इसको हमने चित्र को समझा दिया है, ऊर्जा भी आप देख रहे हो। अब इसका थोड़ा विस्तार कर दें, लिखना है तो, चतुष्फलकी संकुल में डी कक्षकों का विपाटन से T2G उच्च ऊर्जा और EG निम्न ऊर्जा वाले कक्षक बनते हैं। उसका उल्टा हो जाता है अष्टफलकी का। इसमें समन्वय संख्या 4 होती है, 4 समन्वय संख्या वाले प्रदर्शित करेंगे। sp3 संकरण प्रदर्शित होगा, डी कक्षकों का विपाटन चतुष्फलकी वालों का, और ज्यामिति चतुष्फलकी होगी। और यह दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति के कारण इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और उच्च चक्रण वाले कहलाते हैं। क्या होगा, उच्च चक्रण वाला कहलाता है, दुर्बल लिगेंड होगा तो। स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी, ये जो बोल रहा था प्रबल और दुर्बल लिगेंड वाला, इसी श्रेणी पे रखा गया है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। लिगेंड को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और यह देखिए बढ़ता ऊर्जा क्रम में, है ना, CFSE की, तो सबसे कम ऊर्जा होगा आयोडाइड का, आयोडो का, और कार्बोनिल का सबसे अधिक ऊर्जा है। तो इस प्रकार से बढ़ता क्रम है, आप देख सकते हैं, इसको याद रखेंगे। ये लिगेंड है ना, तो
विपाटन क्षेत्र, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में CFAC के बढ़ते क्रम में रखने पर श्रेणी प्राप्त होती है, उसको स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और इसमें 2 प्रकार के लिगेंड होते हैं ना, है ना। तो वे लिगेंड जिनके लिए डेल 0 माने CFAC का मान अधिक होगा उन्हें प्रबल क्षेत्र लिगेंड कहते हैं, और इन्हें निम्न चक्रण संकुल बनता है इससे जो है ना। मतलब CFAC का मान अधिक होगा तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड होगा, और कम होगा तो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होता है। तो ये देखिए प्रबल क्षेत्र लिगेंड का उदाहरण हमने दिया, यहाँ से आप जो है यहाँ से ले सकते हो उठा के। इसी प्रकार से वह लिगेंड जिनके लिए CFAC या डेल्टा 0 का मान कम होता है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कहलाते हैं। ये इनसे जो है उच्च चक्रण संकुल बनता है, माने ये उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं। और लेफ्ट को देखोगे आप, दुर्बल लिगेंड आ जाएगा, यहाँ से इधर जो है ये सभी जो है दुर्बल लिगेंड क्षेत्र है, लेकिन बढ़ता ऊर्जा क्रम इसी प्रकार से है। तो पानी तक का जो है दुर्बल लिगेंड है। तो आप इनको जो है याद रख लेंगे, कौन सा प्रबल लिगेंड है, कौन सा दुर्बल लिगेंड है, और प्रबल दुर्बल लिगेंड के अनुसार आप इलेक्ट्रॉन को भरोगे। प्रबल लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है भरेगा तो हुंड के नियम का पालन नहीं करता है, और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होगा तो हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरता है, सभी ऊर्जाओं में क्रमशः भर जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर युग्मन होगा। ठीक है, अब आता है देखिए प्रबल लिगेंड दुर्बल लिगेंड, मैंने यहाँ और विभाजित कर दिया। दाता परमाणु कार्बन नाइट्रोजन और फास्फोरस हो, कार्बन नाइट्रोजन और फास्फोरस हो, है ना, तो ये प्रबल लिगेंड है। दाता परमाणु यदि हैलाइड हो या ऑक्सीजन हो या सल्फर हो तो दुर्बल लिगेंड होते हैं। तो आप इस आधार पर सूत्र को भी देकर के पहचान सकते हैं कि कौन कौन सा दाता परमाणु होता है। तो दाता परमाणु के आधार पर प्रबल और दुर्बल लिगेंड की पहचान आप कर सकते हैं। दुर्बल लिगेंड और प्रबल लिगेंड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है। देखिए मैं जो इलेक्ट्रॉन भराव की बात कर रहा था, है ना, H2O की उपस्थिति में CFAC दिया गया है, तो H2O दुर्बल लिगेंड है। H2O पानी जो है अभी हमने देखा, तो इसमें देखिए क्या होता है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर गया, इसमें भी भर गया, इसमें भी भर गया, माने T2G में एक एक इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हुआ, चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें आया, 5वां भी इसमें आया, और ये जो रिपीटिशन दिख रहा है ये 6वां इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा जो युग्मन दिख रहा है। ठीक है, Fe2+ आयन का बताया गया है यहाँ पे। लेकिन जब आयरन के साथ में साइनाइड आयन आ जाए, साइनाइड लिगेंड आ जाए, तो CFAC के अनुसार क्या होगा, यहाँ पे जो है जो इलेक्ट्रॉन का भराव क्या होगा, T2G में पहला, दूसरा, तीसरा भरा, फिर चौथा भी यहीं, 5वां भी यहीं, 6वां भी यहीं। ठीक है, ये है प्रबल लिगेंड का प्रभाव। अब उसके बाद फिर जो है इसमें जाएगा, जब तक T2G भरेगा पहले, उसके बाद EG में जाएगा। कहने का मतलब यह है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हुंड के नियम का पालन करेगा, सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, तब युग्मन चालू होता है। लेकिन प्रबल क्षेत्र लिगेंड में T2G का ये भर जाएगा, उसके बाद जो है युग्मन होने के बाद ही उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, हुंड का नियम का पालन नहीं करेंगे। अब उपसंयोजन यौगिकों में रंग, ये रंगीन होते हैं, तो क्यों होते हैं देखते हैं। हम जानते हैं कि जब दृश्य प्रकाश कोई वस्तु पर जब दृश्य प्रकाश कोई वस्तु द्वारा अवशोषित होती है, वस्तु पर को काटो ना, दृश्य प्रकाश कोई वस्तु द्वारा अवशोषित होती है या वो वस्तु पर अवशोषित होती है, तो उसका कुछ भाग अवशोषण के बाद परावर्तित हो जाता है। तो परावर्तित होने के बाद वो श्वेत न होकर या दृश्य प्रकाश जो है पूरा वैसे वापस नहीं जाकर के उसका पूरक रंग दिखाई देता है। जिस रंग का अवशोषण होता है उस रंग का पूरक रंग उत्सर्जित होता है, वो हमको दिखाई देता है। तो पूरक रंग अवशेष तरंग दैर्ध्य द्वारा उत्पन्न होता है ना। कहने का मतलब यह है कि कोई भी प्रकाश वस्तु पर पड़ती है तो वस्तु प्रकाश को अवशोषित करती है, और जिस रंग को अवशोषित करेगी तो उसका पूरक रंग को उत्सर्जित करता है, वह रंग हमको दिखाई देता है। इस कारण जो है हमको वस्तु जो है रंगीन दिखाई देता है। जैसे यदि संकुल हरा रंग को अवशोषित करता है तो उसका पूरक रंग लाल दिखाई देगा। ठीक है, हरा रंग को अवशोषित करेगा तो पूरक रंग क्या होगा, लाल दिखाई देगा। तो इसी को उपसंयोजी यौगिकों की रंगों की व्याख्या क्रिस्टल क्षेत्र के सिद्धांत पर की जा सकती है। तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जो है इनकी व्याख्या करता है, और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार
उपसहसंयोजी यौगिकों का रंग लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन के डी संक्रमण के कारण होता है। लिगेंड की उपस्थिति के कारण देखो कक्षकों का विपाटन भी हो जाता है और इलेक्ट्रॉन में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसका डी संक्रमण होता है, माने एक इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन कक्षक में जाते हैं, उसी के कारण रंग जो है उत्पन्न होता है। और लिगेंड की अनुपस्थिति में डी कक्षक का विपाटन नहीं हो पाता तो संकुल रंगहीन दिखाई देगा। तो याद रखिए डी अर्थात डी संक्रमण नहीं होगा तो संकुल रंगहीन होगा। अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो सिंपल सी है, डी संक्रमण होगा संकुल में तो पदार्थ रंगीन दिखाई देगा और डी संक्रमण नहीं होगा तो पदार्थ रंगहीन दिखाई देगा। ये चीज है मेन सार तथ्य जो है। एक उदाहरण से समझ लें, कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जिसका सूत्र CuSO4 × 5s2 होता है, जल की मात्रा है में जल लिगेंड के रूप में काम करता है। यहाँ पे यहाँ जो जल है ये लिगेंड है, ठीक है, हम लिगेंड को जल पढ़े हैं, जिसके कारण डी कक्षक का विपाटन हो से डी संक्रमण होता है। अब लिगेंड है, लिगेंड के कारण डी कक्षक का विपाटन हो गया और डी संक्रमण हो रहा है इसलिए रंगीन दिखता है, अर्थात इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। एक चीज और बोल सकते हो आप, जिन कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है हम पढ़ते हैं ना, जिन आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है उनके कक्षकों में वो रंगीन दिखाई देता है। तो यहाँ पे अब जब संकुल की बात कर रहे हैं, लिगेंड की उपस्थिति में डी कक्षक का विपाटन होता है, डी संक्रमण होता है इसलिए रंगीन दिखता है, दिखाता है हो गया है, दिखता है होगा। लेकिन इसी का निर्जल कॉपर सल्फेट की बात करें जिसमें जल की मात्रा नहीं है, जल नहीं है मतलब लिगेंड नहीं है, तो में जल या लिगेंड के अभाव के कारण क्रिस्टल क्षेत्र का विपाटन नहीं होता है, अर्थात डी संक्रमण नहीं होगा इसलिए यह रंगहीन होता है। तो हम इसको शार्ट में बोल सकते हैं, कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जिसमें जल है ना, जिसमें जल लिगेंड के रूप में कार्य करता है या जल लिगेंड है इसलिए डी संक्रमण होता है, रंगीन दिखाई देता है, जबकि निर्जल कॉपर सल्फेट पे डी संक्रमण नहीं होता इसलिए रंगहीन दिखाई देता है, उसका रंग नहीं होता है। इसी के कारण हम बोल सकते हैं इसको जलीय या हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है ना, ये जो कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है, जबकि निर्जल कॉपर सल्फेट सफेद रंग का होता है। तो डी संक्रमण होगा या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा नीले रंग का होगा, डी संक्रमण नहीं होगा या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा रंगहीन होगा। ये देखिए कुछ पदार्थों का हमने लिया है उदाहरण, कुछ यहाँ पे जो है ये संकुल है, संकुल आयन है ना, वेवलेंथ दिया गया है यहाँ पे प्रकाश का आप देख सकते हो, जो अवशोषित करता है तो पीला रंग को अवशोषित करेगा ये तो वायलेट में जाएगा, ब्लू ग्रीन को अवशोषित करता है तो रेड कलर उत्सर्जित होगा पूरक रंग में, ब्लू को ऑब्जर्व करेगा तो येलो ऑरेंज दिखाई देगा, अल्ट्रा वायलेट में पेल येलो दिखाई देता है, रेड को ऑब्जर्व करेगा तो ब्लू दिखाई देता है और ब्लू ग्रीन को अवशोषित करेगा तो पर्पल दिखाई देता है। तो यहाँ आप देख के समझ सकते हैं कौन सा कलर होता है, कौन सा रंग अवशोषित होता है। यहाँ देखिए अवशोषित करता है तो पूरक रंग कौन सा उत्सर्जित होता है, और इन संकुल आयन का हमने उदाहरण दे दिया है जैसे है ना, तो इस आधार पे आप जो है समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉपर का दिया है, पानी जो है इसमें संकुल के लिगेंड के रूप में है तो लाल प्रकाश को अवशोषित करता है तो नीला रंग का दिखाई देता है। अब कुछ प्रश्न इसी से, यहाँ पे देखिए हेक्सा एक्वो निकल 2 आयन का विलयन हरा, लेकिन इसी निकल का जो है साइनाइड जब लिगेंड आ जाता है टेट्रासाइनोनिकेलेट 2 आयन का विलयन रंगहीन होता है, समझाइए बोलता है। तो आप इसी आधार पे समझ सकते हो डी संक्रमण हो गया जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा रंगीन होगा, जिसमें डी संक्रमण नहीं होगा अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो रंगहीन होगा। से आइए चलिए देखते हैं उत्तर। तो यहाँ पे देखो हेक्सा एक्वो निकल 2 आयन विलयन में निकल 2 पॉजिटिव आयन के रूप में स्थित रहता है, अतः इसका 3d8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए आगे ना 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है जो कि दुर्बल लिगेंड जल की उपस्थिति में युग्मित नहीं हो पाता है, दुर्बल लिगेंड होता है जल तो युग्मन नहीं हो पाता है, इसलिए इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण डी संक्रमण होता है और निकल 2+ आयन लाल प्रकाश को अवशोषित करता है और संकर रंग जिसका जो है पूरक रंग जिसको बोलते हैं हरा रंग दिखाई देता है। लेकिन इसकी बात करें हम प्रबल लिगेंड है साइनाइड है तो क्या करता है देखते हैं,
इसमें भी Na2+ आयन के रूप में रहता है। इसका भी 3D इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जिसमें 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन प्रबल लिगेंड है यहाँ पे साइनाइड आयन। तो साइनाइड प्रबल लिगेंड के कारण जो है इनके इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में युग्मित हो जाते हैं, और चूंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता इसलिए DD संक्रमण भी नहीं होता, इसलिए विलयन रंगहीन होता है। एक और प्रश्न है, हेक्सासाइनोफेरेट 2 आयन तथा हेक्सा एक्वो आयरन 2 आयन के तनु विलयन के रंग भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्यों? दोनों आयरन ही है ना, लेकिन क्यों होंगे बोलता है। देखो इसमें प्रबल लिगेंड है, इसमें दुर्बल लिगेंड है, ठीक है। तो दोनों जटिल आयन में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 ही है, और फेरस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D6 होगा। इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हेक्सासाइनोफेरेट 2 आयन में साइनाइड लिगेंड प्रबल होता है, ये प्रबल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड के कारण इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर देते हैं, अर्थात इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जबकि हेक्सा एक्वो आयरन 2 आयन में जल दुर्बल लिगेंड होता है, जो इलेक्ट्रॉन को युग्मित करने में असमर्थ होते हैं, अर्थात इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में अंतर के कारण इस जटिल तनु विलयन में भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करते हैं। एक है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को प्रयुक्त करते हुए समझाई कि कैसे हेक्सा एक्वा मैग्नीज 2 आयन, हेक्सा एक्वा मैग्नीज 2 आयन में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जबकि हेक्सासाइनो आयन में केवल 1 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इसका भी वही है, आप आंसर देखोगे तो है ना, प्रबल लिगेंड दुर्बल लिगेंड वाला आता है मान। ऑक्सीकरण अवस्था इसका दोनों में जो है मैग्नीज का क्या होगा, +2 होगा, और विन्यास होगा 3D5। तो लिगेंड के रूप में पानी जो है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होता है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉनों का वितरण T2G3 Eg2 5 में होता है। ये D5 है ना, तो T2G में 3 और Eg में 2, 5 मतलब 5 युग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये अयुग्मित रहते हैं क्योंकि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन को युग्मित नहीं कर पाते हैं, इसलिए अयुग्मित रूप में रह जाते हैं। तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है आपको जो है 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है, बोलता है ना 5। लेकिन हेक्सासाइनो आयन में केवल 1 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेगा बोल रहा है, क्योंकि साइनाइड प्रबल लिगेंड है ना। तो मैं आपको इस संरचना से समझा दूं और ज़्यादा समझ में आएगा। हम इसको डी को 1 2 3 4 5 है ना, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन और ये 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये 5 इलेक्ट्रॉन किसकी 3D5 है, ये इस स्थिति में है जब पानी है, पानी लिगेंड के रूप में है, तो इस प्रकार से होगा, युग्मित नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही साइनाइड लिगेंड आएगा इसमें, तो साइनाइड लिगेंड आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ की इसको युग्मित कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ युग्मित कर देगा प्रबल साइनाइड आयन के रूप में। तो ये जो दोनों कक्षक हुआ रिक्त हो गया, केवल एक युग्मित इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना। तो ये हुन के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन का भराव वाला आता है, युग्मन कर देता है ना प्रबल लिगेंड जो है। तो इसी को लिख रहे हैं, लिगेंड के रूप में साइनाइड आयन प्रबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में वितरण T2G5Eg0 है, ठीक है। T2G5Eg0 है, मतलब Eg में जो है 0 रहेंगे। तो T2G कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन है, जबकि तीसरे T2G 2 में युग्मित है, जबकि तीसरे T2G कक्षक में एक युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। आपको बताया था ना T2G और Eg वाला, T2G नीचे में रहेगा, तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा और पांचवा, तो एक ही बचा। और Eg में तो जाएगा ही नहीं ना, उच्च ऊर्जा स्तर वाला है, प्रबल से लिगेंड होने के कारण इलेक्ट्रॉन को ये युग्मित कर देते हैं, तो ये कारण है इनका। एक प्रश्न है, हेक्सा एक्वो निकल 2 आयन का विलयन हरा, लेकिन टेट्रासाइनो निकिलेट 2 आयन का विलयन रंगीन होता है। तो सब वही कारण है, प्रबल लिगेंड दुर्बल लिगेंड आप जानते हो। ये जो पानी दुर्बल लिगेंड है, तो इसमें जो है DD संक्रमण होता है, अर्थात इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं हो पाता, इसलिए विलयन का रंग हरा होगा। लेकिन इसमें प्रबल लिगेंड क्या करता है, जो साइनाइड है D कक्षक में इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर देता है, और इस कारण जो है यह रंगहीन होता है। तो इसी को लिखा गया यहाँ पे, हेक्सा एक्वो निकल 2 आयन विलयन में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो दुर्बल लिगेंडों
जल की उपस्थिति में युग्मित नहीं हो पाते और युग्मित इलेक्ट्रॉन डी संक्रमण से निकल 2+ आयन लाल प्रकाश अवशोषित करता है और पूरा हरा रंग प्राप्त होता है। लेकिन इसके उल्टा टेट्रासाइनोनिकेलेट 2 आयन में प्रबल लिगैंड साइनाइड की उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं। इस कारण डी संक्रमण नहीं होता, विलयन रंगीन ही रहता है। अब आता है उपसंयोजी यौगिकों का चुंबकीय व्यवहार। तो आप जानते हैं चुंबकीय व्यवहार, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो अनुचुंबकीय होगा और युग्मित इलेक्ट्रॉन तो प्रतिचुंबकीय। तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर संकुलों के चुंबकीय गुणों, ये आधा माह होगा ना, आधा माह होगा, गुणों की व्याख्या की जा सकती है। अर्थात डी कक्षक जिसमें T2G और EG कक्षक, क्योंकि हम जो है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत बोल रहे हैं तो T2G और EG कक्षक आएगा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में संकुल अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अगर डी कक्षक अर्थात T2G या EG किसी में भी युग्मित इलेक्ट्रॉन हो, अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो कोई में, तो प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक होगा तो संकुल अधिक अनुचुंबकीय होगा। अर्थात 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए डी कक्षक में तो सर्वाधिक अनुचुंबकीय होगा। एक प्रश्न है इससे संबंधित, हेक्सा एक्वो आयरन 3 आयन प्रबल अनुचुंबकीय है जबकि हेक्सा साइनोफेरेट 3 आयन दुर्बल अनुचुंबकीय है। समझाइए। जो बोल रहा हूं वही वाला होगा। प्रबल अनुचुंबकीय माने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी इसमें और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी। H2O दुर्बल लिगेंड है तो ये जो है इलेक्ट्रॉन को युग्मित नहीं कर पाता है और साइनाइड प्रबल लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर देता है तो कम उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। देखते हैं आंसर से, पहले इसी का ले लेते हैं हम दुर्बल अनुचुंबकीय वाले का। तो साइनाइड प्रबल लिगेंड क्षेत्र या प्रबल लिगेंड है, इसकी उपस्थिति में 3D इलेक्ट्रॉन युग्मित होकर केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं। तो D2sp3 संकरण वाला, इसमें D2sp3 संकरण भी होता है, आंतरिक कक्षक संकुल बनता है, इसलिए Fe6 3- दुर्बल अनुचुंबकीय होगा। जबकि H2O दुर्बल लिगेंड क्षेत्र की उपस्थिति के कारण 3D इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं हो पाते, जो कि बाह्य कक्षक संकुल जिसमें 5 युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ए यहाँ पे बनाता है, हो गया, यहाँ पे छूट गया है, आप लिखोगे वहां पे sp3d2 संकरण बनाता है। इसलिए इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण जो है ये प्रबल अनुचुंबकीय होता है। ठीक है, 5 माने T2G में 3 और EG में 2। अब फिर उससे संबंधित एक प्रश्न है, टेट्राक्लोरोनिकेलेट 2 आयन अनुचुंबकीय है जबकि टेट्राकार्बोनिल निकल 0 प्रतिचुंबकीय है, यद्यपि दोनों चतुष्फलकीय हैं, क्यों? तो वही कारण आएंगे इसमें भी। ठीक है, प्रतिचुंबकीय है मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, अनुचुंबकीय माने आएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो NiCO4 में निकल 0 ऑक्सीकरण अवस्था में है जबकि NiCl4 में यह +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो CO प्रबल लिगेंड, कार्बोनिल प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में निकल के युग्मित इलेक्ट्रॉन या युग्मित इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो युग्मित हो जाते हैं, परंतु दुर्बल लिगेंड क्लोराइड आयन, ये जो क्लोराइड है या क्लोरो है, इसकी उपस्थिति के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित करने योग्य नहीं होता, तो ये युग्मित नहीं कर पाता है। अतः टेट्राकार्बोनिल निकल 0 में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता, यह प्रतिचुंबकीय है, तथा टेट्राक्लोरोनिकेलेट 2 आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण यह अनुचुंबकीय होता है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की कमियां, अब कुछ कमी रही जाती है। तो धातु और लिगेंड के मध्य सहसंयोजक बंध होता है, इस तथ्य को नहीं बताया। इन्होंने आयनिक बंध होता ही बोल दिया लेकिन सहसंयोजक बंध के बारे में नहीं बताया। फिर इस सिद्धांत में लिगेंड को बिंदु आवेश माना गया है, अतः ऋणावेशित लिगेंड के द्वारा डी कक्षकों में विपाटन अधिक होना चाहिए। लेकिन फ्लोराइड, क्लोराइड या फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो आयन में दुर्बल क्षेत्र आदि जो है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। थैंक्स फॉर वाचिंग। ये था हमारा दूसरा वीडियो, आपको समझ में आ गया होगा। तो सारी चीजें हैं इसमें क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में कि डी कक्षक का जो विपाटन है लिगेंड की उपस्थिति में होता है और T2G और EG कक्षक बनता है। जब समन्वय संख्या 6 होती है, संरचना अष्टफलकी होती है और
T2G की ऊर्जा कम, Eg की उच्च होती है। लेकिन जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो चतुष्फलकीय संरचना प्रदर्शित करती है जिसमें Eg की ऊर्जा कम होती है और T2 की ऊर्जा अधिक होती है। और हमेशा याद रखें T2G में 3 कक्षक हैं, Eg में 2 कक्षक होते हैं। और एक बात का विशेष याद रखें कि जब चुंबकीय गुण या रंग के बारे में पूछा जाता है तो आप याद रखिए कि अगर किसी भी डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो वह संकुल या आयन, याद रखें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो बोल रहा हूं, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो वह संकुल या आयन रंगीन होगा, रंग प्रदर्शन करेगा। लेकिन युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन जोड़ा के रूप में पाया जाए, कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं रहे डी ऑर्बिटल में, तो प्रतिचुंबकीय होगा और उसका रंग नहीं होगा, रंगहीन होगा। ये सार तथ्य आप इसको याद रखेंगे, इसके आधार पर आप आंसर बना सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।